1 साल पहले पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद हमने ऑप सिंदूर किया। कितना देखा जाता है बिफोर टेकिंग एनी एक्शन? ऑप सिंदूर करने से पहले डिप्लोमेसी जरूरी है, डिप्लोमेसी की ताकत भी इनफॉर्मल में भी है, जिसमें आपको वर्ल्ड ओपिनियन को ऐसे बनाना है कि इंडिया जो अभी करे वो जस्टिफाइड है। तो जो गलत है अब यहाँ वीक और स्ट्रांग नहीं देखा जा रहा है, गलत और सही देखा जा रहा है। करेक्ट। तो इसमें सब डिप्लोमेसी इन्वॉल्व होती है ताकि लोग आपको ब्लेम ना करें कि इंडिया ने अननेसेसरली ना गलत काम किया है, लोग मार दिए पाकिस्तान के। कई बार आर्मी कहते थे हमारे हाथ बंधे हुए, हमारे हाथ बंधे हुए। सारी विल पावर जो है या विल टू डू एनीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऑप सिंदूर हुआ है तो गवर्नमेंट के विल से हुआ है। मोदी गवर्नमेंट में ज्यादा दम है। हमने कहा नहीं, विल टेक अ चांस, हम मारेंगे। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अच्छा, जैसे एयर डिफेंस न्यूक्लियर बॉम्ब को नहीं हवा में मार सकता, बचा नहीं सकता? नहीं कर सकता है। जो मिसाइल आती है वो डिटेक्ट होती है रडार से, और यहाँ से एक मिसाइल फायर होती है, उसको हवा में उड़ा देती है। मगर जब आप हजारों मिसाइल आ रही है उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, तो 10 मिसाइलें भी अंदर आएंगी। उनमें से एक न्यूक्लियर मिसाइल है तो डैमेज इज फैंटास्टिक। आयरनमैन ट्रायथलॉन, इसमें 3 डिसिप्लिन होते हैं। पहले आपको स्विमिंग करनी है, फिर साइकिलिंग और फिर रनिंग, और ये तीनों इवेंट आपको बैक टू बैक 17 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करने हैं। सो अगर आप करते हो तो फिर आप नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द राहुल रंजन शो में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जिनकी जर्नी सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि देश के लिए इंस्पायरिंग भी होती है। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी जिंदगी डिसिप्लिन, लीडरशिप, पैट्रियोटिज्म और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन को डेडिकेट की है। टुडेज गेस्ट इज मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा सर, हु इज रिटायर्ड former senior officer of the Indian Army, endurance athlete, motivational speaker और लीडरशिप मेंटोर। इंडियन आर्मी में 40+ ईयर्स की रिमार्केबल सर्विस के दौरान इन्होंने कई प्रेस्टिजियस लीडरशिप रोल्स निभाए, इंक्लूडिंग कमांडिंग एंड आर्मर्ड ब्रिगेड और स्ट्राइक कॉर्प्स में भी इन्फेंट्री डिवीजन। और सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप ही नहीं, मेजर जनरल डोगरा जी दुनिया के पहले फर्स्ट सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर और ओनली जनरल इन द वर्ल्ड बने जिन्होंने कंप्लीट किया प्रेस्टिजियस आयरनमैन ट्रायथलॉन, जो दुनिया का टफेस्ट एंड्योरेंस इवेंट्स में से एक माना जाता है। 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग एंड 42.2 किलोमीटर का मैराथन एक ही इवेंट में कंप्लीट करना होता है, वो भी सिर्फ 17 घंटों में। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल टफनेस और नेवर गिव अप एटीट्यूड का भी सिंबल है। इन्होंने फर्स्ट आयरन ट्रायथलॉन 58 के एज में कंप्लीट किया, दूसरा 59 के एज में एंड थर्ड 62, और अब ये नेक्स्ट ईयर भी एक अगला ट्रायथलॉन की तैयारी कर रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो CEO ऑफ खो-खो वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड सिचुएशन कैसे हैं और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। चाहे वो इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात हो, मिडिल ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है और इससे जो ग्लोबल सिक्योरिटी पे इश्यूज होने वाले हैं उसके बारे में, फ्यूचर वॉरफेयर कैसे रहने वाले हैं, साइबर थ्रेट्स एंड एयर ड्रिवन बैटल्स के बारे में, और एक इंडियन आर्मी के पर्सपेक्टिव से लीडरशिप, डिसिप्लिन और नेशन फर्स्ट माइंडसेट के बारे में। तो बहुत ही इंसाइटफुल और आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है। प्लीज वेलकम मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा सर। थैंक यू सो मच। तो सर, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, आपके बायो में मैंने पढ़ा आयरनमैन ट्रायथलॉन ये दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट इवेंट माना जाता है, एक कंपटीशन होता है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या होता है? आयरन मैन, जैसे ये वर्ड है आयरन मैन, एक फिल्म तो, जैसा लगता है ये। हाँ, मगर ये वो रॉबर्ट डाउनी नहीं है जो कि बच्चे देखते हैं ना आयरन मैन का शो। करेक्ट। आयरन मैन इज अ ट्रायथलॉन। इसमें 3 डिसिप्लिन होते हैं। पहले आपको स्विमिंग करनी है, फिर साइकिलिंग और फिर रनिंग, और इसके डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता है ये। तो 3.8 किलोमीटर्स की स्विमिंग या तो ओशन में होती है या कोई बड़े सी झील में होती है। उसके बाद आपको 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है, और इस साइकिलिंग के दौरान आप एलिवेशन भी गेन करते हो।
जैसे मैंने जो पहले इवेंट किया था उसमें 6000 फुट एलिवेशन गेन हुई थी हमारी हाँ 180 किलोमीटर में। ओके एंड इमीडिएटली उसके बाद आपको 42.2 किलोमीटर्स की पूरी मैराथन करनी है, और ये तीनों इवेंट आपको बैक टू बैक 17 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करने हैं। सो अगर आप करते हो तो फिर आपको बोलते हैं आप आयरन मैन हो। सो दैट इज़ द आयरन मैन इवेंट। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको ये इतना टफ चैलेंज को फाइट करने के लिए, इसको कंप्लीट करने का? क्योंकि 180 किलोमीटर साइकिलिंग, 3.8 किलोमीटर का स्विमिंग तो चलो एक डिस्टेंस सुनने में कम लग रहा है, हालांकि स्विमिंग में बहुत टफ है, हर इंसान नहीं पूरा कर सकता है ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर ऑफ स्विमिंग एक कंपटीशन में। उसके बाद 180 किलोमीटर की साइकिलिंग, जो कि लोग ड्राइव करने से भी डरते हैं 4 व्हीलर पे आज के डेट पे, एंड देन 42.2 किलोमीटर का मैराथन, सब 16-17 घंटों में मैंने पढ़ा ये कंप्लीट करना होता है। तो ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मैं ये करूँ? क्या होता है ना, मैं एक आदमी ऐसा हूँ कि जब मैंने आर्मी ज्वाइन की उस समय काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है, आपको काफ़ी एक्टिविटी रहती है, और जैसे जैसे आप आर्मी में ग्रो करते हो, रैंक में भी, एज में भी, सो एक्टिविटीज़ और एक्शन कम होता है क्योंकि आप सीनियर पोजीशन पे जा रहे हो। जी जी जी। एंड जब मैंने ये किया उस समय मेरा रिटायरमेंट तकरीबन 1 साल के बाद था। सो मेरे को ना उस समय तक आप सब कुछ जान जाते हो फौज के बारे में, चैलेंजेस कम हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी करना चाहिए जिससे इंटरेस्ट लाइफ में एक्साइटमेंट बढ़ी रहे। तो फिर ये इवेंट मेरे को मिला, यूट्यूब में ऐसे स्कैन कर रहा था तो मैंने ये इवेंट देखा और मैंने कहा ये अगर मैं कर सकूं तो बहुत ही अच्छा चैलेंज होगा मेरे लिए। तो वहाँ से फिर मैं ये मेरे माइंड में सेट हुआ। और 58 के एज में जब लोग रिटायरमेंट लेने की प्लानिंग कर रहे होते हैं लाइफ से, और वैसे में इतना टफ, तो 58 की एज में यस मेरे को लोगों ने बोला आप मत करो, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, चोट लग जाएगी, क्यों करना चाहते हो? मगर मैंने एक यूट्यूब जो देखी थी वो एक ऐसी लेडी की थी जिसने पहला आयरन मैन 52 की एज में किया। वो एक नन है यूनाइटेड स्टेट्स में, 52 की एज पे पहला आयरन मैन किया और उसके बाद 40 बार जाके किया, और लास्ट आयरन मैन उसने किया था 83 की एज पे। तो मैंने कहा अगर 83 की एज पे वो आयरन मैन कर सकती है तो 58 तो मैं बच्चा हूँ अभी। सो इसलिए मैंने कहा ओके 58 डजंट मैटर, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। करना है तो मैंने करना है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा ब्रेन का खेल है कि आप किस तरीके से अपने आप को ट्रेन करते हैं और बॉडी को किस एक्सटेंट तक लेकर जाते हैं जहाँ पे एज सिर्फ नंबर रह जाता है। सो मैं तो समझता हूँ जो भी आप लाइफ में करते हो एक ब्रेन का गेम है। सबसे पहले ब्रेन, उसके बाद बॉडी, माइंड ओवर मैटर। तो इसमें स्पेशली जो भी कुछ मुश्किल, जैसे बोलते हैं एंड्योरेंस इवेंट, एंड्योरेंस ऐसी चीज होती है जो आपको सहन करनी पड़ती है। तो सहन शक्ति तो केवल माइंड में होती है, बॉडी आपकी वही करेगी जो आपका माइंड बोलेगा। मान लो अभी जैसे मैं आपको बोलूं चलो बाहर धूप है, कोई बात नहीं, 10 किलोमीटर भाग के आते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर बहुत लू चल रही तो है, आपका माइंड ने मना कर दिया। हाँ, पॉसिबल ही नहीं होगा 10 किलोमीटर। मगर आप स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी भागेगी। हो सकता है आप 5 भागो या आप 3 किलोमीटर भागो, मगर आप भागोगे। मगर पहले ही माइंड ने मना कर दिया, नहीं मेरे से नहीं, ये कोई टाइम नहीं है, लू है, गर्मी है, ये तो बेवकूफ़ी होगी। तो माइंड आपका रोकता है। सो आई फील इट इज़ ऑलवेज द माइंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मर्जी कर लो आप लाइफ में। अच्छा, ये जो 42.2 किलोमीटर का रनिंग मैराथन है, उसके भी प्रैक्टिस करने के लिए आप कैसे आउटडोर में जाकर प्रैक्टिस करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये इवेंट आउटडोर है। दो अगर आप मान लो बारिश हो रही है या कुछ, बारिश है, गर्मी है, बस नहीं आप कर सकते हो, आप ट्रेडमिल पे भी कर सकते हो। मगर ट्रेडमिल रनिंग और बाहर की रनिंग में फ़र्क है। ट्रेडमिल अपने आप घूमती है तो उतना थोड़ा सा आपको इजी हो जाता है, इजी हो जाता है। सेकेंडली जब आप लॉन्ग डिस्टेंस करते हो तो ट्रेडमिल के ऊपर वो जो वो रोड उबड़ खाबड़ है या इंक्लिनेशन तुरंत है, डाउन है, वो तो नहीं करेगा। वो तो एक बार सेट किया तो 1 किलोमीटर तक कर सकता है, मगर उसमें क्या है कि वो इतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो इमरजेंसी में यस, आप मौसम ऐसा है कि बहुत सारी सर्दी है या पोल्यूशन ज़्यादा है, आप कर सकते हो ट्रेडमिल पे, बट मैंने ट्रेडमिल पे नहीं किया, मैं तो बाहर ही जाता था। और साइकिलिंग के लिए 180 किलोमीटर का प्रैक्टिस? सो साइकिलिंग के लिए क्या है कि थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है ट्रैफिक करके। तो आप अगर आप अपने आप को रोज़ एक्सपोज करोगे तो चांसेस ये हैं कि हो सकता है आपको कोई आगे पीछे से मार दे या कुछ और हो जाए। तो मैं एक सिमुलेटर के ऊपर ट्रेनिंग करता हूँ और महीने में अबाउट आई वुड से 1 बार या 2 बार सड़क पे जाके ट्रेनिंग करता हूँ, ताकि वो ओरिएंटेशन बनी रहे नॉर्मल साइकिलिंग करने की। अच्छा, वो ज़रूरी है क्योंकि साइकिलिंग के दौरान आपको सब कुछ अपने आप करना है।
पंचर हो जाए खुद ही चेंज करना है, कोई आपको असिस्टेंस नहीं मिलती। हाँ, कोई और प्रॉब्लम हो जाए आपको खुद ही रिपेयर करनी है, आप बाहर से असिस्टेंट नहीं ले सकते हो। सो वो सब कार्रवाई करने के लिए, और आपकी पानी कितना कैरी करना है, कैसे कैरी करना है, नरिशमेंट क्या करनी है, क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे में आप बिना खाए पिए नहीं चल सकते हो। Right. वो सारा साइकिल पे ही होगा आपका। तो ये ओरिएंटेशन करने के लिए महीने में 1-2 बार मैं ज़रूर बाहर जाता हूँ। और खान पान का कैसे ध्यान रखते हैं आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने सो के 2 लिए? चीज़ होती हैं। एक तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो उस समय आपको प्रोटीन कितनी खानी है, कैलोरीज कितनी खानी है, ताकि मान लो अगर आप एक दिन में अपने नॉर्मल काम के अलावा 400, 500, 600 कैलोरीज और बर्न कर रहे हो, उतना आपको एक्स्ट्रा खाना खाना है और प्रोटीन खानी है आपको, ताकि आपकी मसल रिपेयर हो जाए। तो ये तो है ट्रेनिंग के दौरान। मगर जिस दिन इवेंट होता है उस दिन आप नॉर्मल खाना नहीं खा सकते हो, ओके। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, और स्पेशली आप ऐसी एक्सरसाइज करते हो हार्ड एक्सरसाइज, तो सारा खून आपके मसल्स में जाता है आपको पावर देने के लिए। तो आप कुछ खाते हो तो डाइजेशन के लिए आपके पेट में खून नहीं होता, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए आपको स्पेशलाइज्ड फूड आता है, जेल्स आती हैं, तो जैसे ये वो एनर्जी देते हैं। हाँ, वो एनर्जी देते हैं। 32 ग्राम्स की एक सैशे मिलेगी, वो आपको 100 कैलोरीज देगा, मतलब अगले 20 मिनट के लिए आपको फ्यूलिंग कर देगा। फिर आपने मान लो एक बनाना खा लिया, एक बनाना में भी 100 कैलोरीज होती हैं, 80 से 100 कैलोरीज। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है ड्यूरिंग ट्रेनिंग कि मैं क्या खाऊंगा, अपने मेरे को क्या सूट करता है। क्योंकि अगर आप लास्ट दिन पे कोई नया चीज़ खा लोगे तो हो सकता है आपको सूट ना करे, नहीं करे, वो इंडाइजेशन हो जाएगी, तो आपका पूरा इवेंट खत्म हो जाएगा। करे। हर बॉडी अलग बना है। तो ये बहुत टेक्निकल आपको देखना पड़ेगा टेक्निकली कि आपको क्या सूट करता है, कितनी कैलोरीज खानी है, कितनी बर्न हो रही हैं। एक आयरन मैन इवेंट में जैसे मैंने जो लास्ट किया था, 11,000 कैलोरीज मेरी एक दिन में बर्न हुई थी, और जबकि मैं केवल कंज्यूम कर सकता हूँ 240 या 250 कैलोरीज एवरी आवर, उससे ज़्यादा बॉडी लेती नहीं है। आप जितना मर्जी खा लो, चाहे जेली के माध्यम से भी ले रहे तब भी, जैसे मर्जी लो, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब भी करना चाहिए ना। वो कैलोरीज आपके एब्जॉर्प्शन के ऊपर है। तो आप खर्च करते जाते हैं और खाते जाते हैं ताकि बर्न हो गया, तो फिर अब डेफिशिएंसी है, अब चलो अब ले बिल्कुल। लो। तो आप देखो, अगर 250 आप हर घंटे ले सकते हो तो 10 घंटे में केवल 2,500 ही हुआ, मगर बॉडी आपकी 11,000 बर्न कर रहे हैं। वो जो है वो ट्रेनिंग करके और बाकी जो आपकी बॉडी में रिजर्व्स हैं उससे निकलती है। मेरा 4 किलो वजन कम हो गया था एक इवेंट के बाद, जो लास्ट इवेंट था। सो दैट इज तो ऑल दिस कम्स थ्रू ट्रेनिंग। बस उस इवेंट के दिन में एक दिन में 4 किलो, एक दिन में, मतलब जितना भी थोड़ा मोड़ा भी फैट बचा होगा सब बर्न कर गया। फैट तो पहले भी नहीं होता क्योंकि आपने ट्रेनिंग इतनी की है कि फैट की गुंजाइश नहीं तो रहती। कहाँ से लेता है वो? वो आपके मसल खुलते हैं जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं मिलती आपकी बॉडी को थ्रू द नॉर्मल सोर्स, क्योंकि आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो और उतना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो फिर वो मसल्स को खाता है। अब आप इतने बड़े मैराथन, इतने बड़े स्पोर्ट इवेंट पे आप जाते हैं, वैसे लोगों को क्या सजेशन देंगे, वो यूथ को जो जिम हिट नहीं कर पाते, वो वर्किंग में ही उनको लगता है बहुत थक गया, ऑफिस जाके काम करने के बाद समय नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली मैं समझता हूँ ये एक पर्सनल कॉलिंग है कि आपने एंड्योरेंस करनी है, जिम जाना है या क्या करना है, मगर जो भी आप कर रहे हो आपको ये ध्यान रखना है कि आप फिट रहो। फिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड फॉर मी फिटनेस इज़ नॉट दैट मैं मैराथन भाग रहा हूँ। फिटनेस ये है कि मैं अपने काम करने होते हैं लाइफ में, वो मैं कर सकूं अपने आप। ये ना हो कि मेरे को डायबिटीज़ हो जाए, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, मैं ओबीस हो जाऊं, मोटा हो जाऊं, ये सब दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ फिटनेस। आपको देखने में भी ठीक लगना चाहिए, फील भी ठीक होना चाहिए, और क्लिनिकली भी आप फिट होने चाहिए। ये नहीं कि आपको हाइपरटेंशन हो रखी है। सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू इनएक्टिविटी, या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या आप अच्छा खाना, ढंग का खाना नहीं खा रहे हो, नॉट अच्छा बट ढंग का खाना, बैलेंस डाइट। सो ये चीज़ मैं समझता हूँ यूथ को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का फायदा होगा बाद में जाके। जैसे कहते हैं ना कि हम शुरू में अगर जिम में इन्वेस्टमेंट ना करें तो जो पैसा बचाया ना आपने, उससे 3 गुना आप डॉक्टर को दोगे जाके। करेक्ट। सो इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट। और स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? वेरी इंपॉर्टेंट। कितने आवर्स की स्लीप लेते हैं आप? देखो, मेरे तो स्लीप डिपेंड करती है। अगर मैं थकता हूँ तो हो सकता है 8 घंटे हो जाए,
नहीं तो मुश्किल से 6-7 घंटे और जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस दौरान, और मान लीजिए 15 दिन बाद ही आपका आई थिंक इवेंट है, 7 hours स्लीप इज मिनिमम रिक्वायर्ड। जिस दिन इवेंट होता है अगले दिन मैराथन है, आयरनमैन ट्रायथलॉन है, तो क्या आप उसके एक दिन पहले नींद आती है अच्छे से? नहीं आपको? तो अपने आप नहीं आती, तो मैं वो एक आती है स्लीप इंड्यूसिंग पिल, वो खाता हूँ मैं, क्योंकि आप ये नहीं हो सकता कि सारी रात जागते रहो और फिर आपने सुबह ये करना है। हाँ। उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो एक घबराहट, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, Normal पूरा है। मिक्स, Anxiety। कि कल ऐसा इतना बड़ा इवेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और एंग्जाइटी तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, ओके, ताकि आपको अलर्ट रखता है। अलर्ट रहता है। आप एंग्जाइटी आपको नहीं होगी तो आप तैयारी भी नहीं करोगे। अगर मेरे को ये नहीं है फिक्र कि आपका आज पॉडकास्ट है, तो मैं तैयारी करके नहीं आऊँगा। फिर आप मेरे को कुछ पूछोगे, एम्बैरेसिंग हो सकता है। सेम वे आप ट्रेनिंग नहीं की आपने और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी चलो मैं आयरनमैन कर लूँगा, बिना ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, तो ज़रूरी है आप नहीं अभी कर आपकी पाओगे। एज क्या है? राइट नाउ आई एम 66। 66। और किस एज पे आप नेक्स्ट अप्लाई करने वाले हैं? नेक्स्ट ईयर आई एम डूइंग आयरनमैन विद माय सन। हम मेरे सन के साथ। हाँ, ओके, ऑलराइट। चलिए सर, अब ये तो हुई आयरनमैन की बात। अब हम बात करते हैं आपके जब आप मेजर जनरल रैंक पे रहे, देश की सेवा की, उस समय अच्छा, मैंने ऑनलाइन ये रिसर्च किया तो पाया कि ये टॉप 3 रैंक में से एक आता है मेजर जनरल इंडियन आर्मी में। करेक्ट। ओके, तो उस समय आप कौन से किस प्रकार के ऑपरेशंस किए? ये सब डिपेंड करता है कहाँ आपकी पोस्टिंग होती है। सो जैसे मैंने जब मेजर जनरल टेक ओवर किया, तो मेरी अपॉइंटमेंट थी एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ एन इन्फेंट्री डिवीजन। ओके, इन्फेंट्री डिवीजन होती है, तकरीबन 17,000 लोग होते हैं आपके पास, और आपको टास्क दिया जाता है। जैसे मेरा टास्क था कि अगर लड़ाई लगती है तो मेरी डिवीजन पाकिस्तान के अंदर जाके अटैक करेगी और कुछ कैप्चर करेगी। क्या कैप्चर करना है वो प्लान बने होते हैं, और कौन सी प्लान इस्तेमाल करनी है वो डिपेंड करेगा उस समय सिचुएशन। कहाँ पोस्टेड थे आप उस वक्त? मेरी पोस्टिंग तो मेरठ में थी, मगर हमारा रोल था तकरीबन ये जैसे बठिंडा के सामने एरिया है, उस इलाके में, पंजाब के वहाँ से, हाँ वहाँ से जाके पाकिस्तान के अंदर। तो कौन सी जगह आपने जाना है, कब जाना है, ये ओनली लास्ट मिनट पता चलता है। करेक्ट। मगर उसके पहले हैं इस ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ, तो आपकी सारी टाइम ट्रेनिंग उसी को करने के लिए होती है। तो वो होती है जब आप एक डिवीजन कमांड कर रहे हो। ओके, उसके बाद जब मेरा वो टेन्योर ख़त्म हुआ, तो फिर मैं गया एज हेड ऑफ मिलिट्री पुलिस। सो जो मिलिट्री पुलिस ऑल ओवर इंडिया होती है, वो उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। कोई चोरी का इन्वेस्टिगेशन हुआ, या कोई ट्रैफिक कंट्रोल है, या लड़ाई के अंदर प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं। इस प्रकार से कई टास्क होते हैं उनके, और उसमें जितने लोग हैं उनका ट्रेनिंग, उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी प्रमोशंस एंड HR। तो दैट वाज माय नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। ओके, फिर मैं गया एज चीफ ऑफ स्टाफ एक कोर में, स्ट्राइक कोर। उनका टास्क भी था सेम इनटू पाकिस्तान अटैक करना। तो चीफ ऑफ स्टाफ होता है नंबर 2 उसमें, जो कमांड में होता है। सो अगेन वही, कहाँ प्लान अटैक का बनाना है, उनके क्या तरीके होंगे, क्या सिचुएशंस आ सकती हैं जिसके लिए कॉन्टीजेंसी प्लानिंग करनी है। सो इस प्रकार के रोल होते हैं। सो ये सब डिपेंड करता है उस समय आपको कहाँ पोस्ट किया जाता है। अगर कारगिल वॉर के दौरान आप कहाँ पोस्टेड थे? कारगिल दौरान मैं उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल था। ओके, और मेरी डिवीज़न जो थी उस समय मैं था इलाहाबाद में। हम मूव किए थे पठानकोट में, ओके, और हमारा टास्क उस समय था अखनूर में अटैक करने का। कारगिल वॉर तो चल रही थी, मगर उस समय क्योंकि केवल कारगिल में था, हमारे को बताया गया था अभी आपने जाके अखनूर में अटैक करके इस एरिया को बढ़ाना है जहां वॉर चल रही है। मगर उसी से पहले वो सीज फायर हो गया था। तो हम वहाँ 6 महीने बैठे रहे, ट्रेनिंग करते रहे। अच्छा, मगर वो मौका नहीं आया जबकि अटैक करो जाके। अच्छा, इस प्रकार ओके, से। ओके। तो अभी आप बीइंग एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, आज जो वर्ल्ड में जो वॉर लाइक सिचुएशंस बनी हुई हैं, आप न्यूज़ में देखते हैं, तो आप जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अभी यूएस और इजराइल कंबाइंड होकर ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और जो वॉर मिडिल ईस्ट को पूरा कवर किया हुआ है, उसको किस प्रकार से देखते हैं? वो कन्फ्लिक्ट इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया में उसके चलते जो इंडियन कॉमन मैन को कितना अफेक्ट कर रहा है, वो आप किस प्रकार से देख रहे हैं? आई थिंक ये हमें पता है कि हमें इफेक्ट तो शुरू हो गया है, एंड बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है हमको। जब ये शुरू में स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जितने लोग ईरान में इंडियन थे,
या स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, उनको उनको वो एडवाइजरी दी गई थी छोड़ दो वापस आओ। है ना। तो एक तो जॉब्स वहाँ जो कर रहे थे एंड जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनका बंद हो गया। उसके बाद गल्फ में कई इंडियंस काम करते हैं, राइट। दुबई, यूएई, ओमान, बहरीन। एंड एक बार जब ये ईरान का अटैक्स वहाँ स्टार्ट हुए तो वो सब डेंजर में आ गए। जो फ्लाइट्स हैं, लाइक मेरा लड़का आयरलैंड में है, उसने आना था इंडिया, उसकी फ़्लाइट थी वाया अबू धाबी, वो कैंसिल हुई। तो फ्लाइट्स अफेक्ट हो गई सारी, रीरूटिंग हुई फ्लाइट्स की। एंड रीरूटिंग लॉन्गर रूट्स, ज़्यादा खर्चा लगता है, जी, ठीक है जी। सो दीज वर द इमीडिएट इफेक्ट्स जो वॉर की हुई। उसके बाद जैसी वॉर चलती रही, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया गया, Right, है ना। right. सारी शिपिंग जो इंडिया की तरफ आती है वो उसी स्ट्रेट से आ रही है। जी, 20% वर्ल्ड की शिपिंग स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आती है। क्या बात है। तो एक बार वो बंद हुआ, गैस पेट्रोल आना बंद हो गया एंड इट स्टार्टेड अफेक्टिंग सबको। इंडिया ने तो चलो, इंडिया में इतना इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी थी कि रशिया से कुछ शिप्स ले ली। ईरान से हम काफ़ी ऑयल खरीद रहे थे तो ईरान ने भी कुछ शिप्स को अलाउ किया आने में। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि प्राइसेस रेज हुई हैं जी, एंड ऑल्सो बातचीत चल रही है कि हो सकता है थोड़ी रैशनिंग भी हो जाए। जैसे केरला में मैंने कहीं सुना था कि 2,000 रुपये से आप ज़्यादा पेट्रोल नहीं ले सकते। तो ये हो सकता है अभी और इफेक्ट होगा, बट सर्टनली ये इफेक्ट तो हो ही रहा है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग चली जाएगी, महंगाई ऊपर पेट्रोल बढ़ेगी, चला गया हाई, डीजल चला गया, खाना भी एक्सपेंसिव हो जाएगा, गुड्स क्योंकि transportation भी costly हो गया एवरीथिंग इज तो आई थिंक जितनी ये वहाँ कार्रवाई चल रही है, इट इज अफेक्टिंग द होल वर्ल्ड एंड इंडिया ऑल्सो। इंडियन गवर्नमेंट हैज सो फार, उन्होंने इंश्योर किया है कि हमको इतना इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस, मैंने पढ़ा था पाकिस्तान में तो आई थिंक 2 महीने पहले 55 रुपये बढ़ गया था पेट्रोल जी, एक दिन में। जी, हमारा अभी बढ़ा है और वो भी 3 रुपए या कुछ ऐसे बढ़ा है, जी, जी, है ना। जी, बहुत ही नॉमिनल है, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए बड़ा बिल्कुल, बट impact करता है। इफेक्ट इसी से इफेक्ट जो पड़ेगा गिग ना। वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी बॉय हैं, उनको बहुत अफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि 15-20 रुपए तो एक डिलीवरी पे बट आप कमाते हैं। इमेजिन करो 50 रुपये बढ़ जाता फिर। सो आई थिंक इसमें क्रेडिट भी जाता है अपनी गवर्नमेंट को कि उन्होंने अब्जॉर्ब किया है। हाँ, और भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं, जीएसटी अपनी कम कर देंगे पेट्रोल के ऊपर, या जो अपने इट्स अ स्टेट, ये स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस, इफेक्ट तो बहुत पड़ा है ईरान का, जो भी युद्ध चल रहा है ऑल अराउंड हमारे डिप्लोमेसी के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है ये कब थमेगा? बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि अभी क्या है, ईगोज भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। ट्रंप की ईगो, पहले तो रशिया का कोई रीज़न नहीं था ईरान पे अटैक करने का। इजराइल का मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ईरानियों ने ये कहा था कि इजराइल शुड नॉट एग्जिस्ट, इजराइल को ख़त्म कर देना है, खत्म कर देना तो उनकी तो चलो कोई दूसरी दुश्मनी है ना। बट अमेरिका का कोई रोल नहीं था इसमें। ट्रंप तो उसमें आ गया अपने पेट्रोल, अपने ऑयल के लिए, ठीक है। और एक बार उसने ये सोचा जब अटैक कर दिया कि 4-5 दिन में जो अंदर अपराइजिंग चल रही है ईरान के अंदर, वो और हम इनके टॉप लीडरशिप को ख़त्म करेंगे, जो कर दी इन्होंने, तो उसके साथ ये कोलैप्स हो जाएंगे। मगर वो नहीं हुआ। और अभी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ईरान इतने दिन सस्टेन कर पाएगा। करेक्ट, उनको सीखना चाहिए था यूक्रेन से। करेक्ट, कितने साल हो गए करते हुए, इतनी सी कंट्री है, पूरे रशिया को रोके रखा पूरा हुआ है। नाटो सपोर्ट कर रहा है ना यूक्रेन को, यूके अपने आर्म्स दे रहा है, यहाँ पे भी यूएस दे रहा सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट जैसे नेटो कर रहा है, क्या आर्म्स दे रहा है, पुराने थके हुए टैंक दे रहा है, लेफ्ट ओवर सामान दे रहा है। यहाँ पे चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, उनके हथियार आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आ रहे हैं, मतलब कहीं मैं, ताकि यूएस की हेकड़ी बंद की जा सके। हाँ। वो नहीं चाहते हैं कि ये अपना पावर दिखाए और धीरे धीरे और ज्यादा हमारे पे हावी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ईरान है वो अकेला नहीं है। ईरान के पास ऑयल है जी, ईरान के पास एग्रीकल्चर है। ओह, नॉर्थ कोरिया देखो आप, उनका कोई एग्रीकल्चर नहीं है, मगर उनके पास सारी मिसाइल्स हैं। सो ये जितनी फैंटास्टिक मिसाइल्स ईरान इस्तेमाल कर रहा है वो कहाँ से आ रही हैं, करेक्ट, है ना। अभी भी आ रही हैं उसके पास, ये सप्लाई कहाँ से आ रही है। तो देयर इज अ सिस्टम गोइंग ऑन वेयर कोरिया इज प्रोवाइडिंग मिसाइल्स और ईरान उनको खाना दे रहा है और ऑयल दे रहा है। तो ये अकेला नहीं है ईरान, नहीं तो अकेले इतना जगह कोई अच्छा, इंडिया तो इतना इंडिपेंडेंट है, इंडिया अपनी दिखाता है कि मैं, मेरे पास संप्रभुता है, मैं अपने एक्शन, अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। तो यूएस कौन होता है ये अप्लाई करने के लिए, ये परमिशन देने के लिए इंडिया को कि मैं इतने तारीख तक ही आपको रशिया से ऑयल लेने दूंगा?
नहीं, देखो ये डिप्लोमेसी है। अभी हमको यूएसए से काफ़ी कुछ लेना है। जैसे हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है, उसके इंजन यूएसए से आते हैं। अच्छा। और काफ़ी चीज़ें जो हथियारों में इस्तेमाल होती हैं वो यूएसए से आती हैं। ठीक है। सो वो टेक्नोलॉजी हमको चाहिए, नहीं तो अगर वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दें कि इनको ये नहीं कुछ दिया जाएगा ट्रेड नहीं करेंगे तो वो हमारे प्रोजेक्ट्स डेड हो जाएंगे। ओके। तो हम ये नहीं कह सकते कि यूएसए यू कैरी ऑन, हम जो करना करेंगे। ऑल्दो हमने किया है। यूएसए के बोलने के बावजूद इंडिया ने ऑयल खरीदा है रशिया से। पूरे यूरोप ने बोला है कि क्यों खरीद रहे हो आप। और आपने सुना होगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर को बोलते हुए कि भाई हम वो करेंगे जो हमारे लोगों इंटरेस्ट के के लिए है, जो हमारे इंटरेस्ट के लिए। हम मार्केट में जाते हैं तेल खरीदने, ये नहीं कि उससे नहीं लेना उससे नहीं लेना, जो हमें बेस्ट ऑप्शन देगा हम वहां से लेंगे। तो आई थिंक इंडिया ने बड़ा बैलेंस रखा है। ईरान को भी नाराज नहीं किया क्योंकि ईरान से हम ऑयल खरीद रहे थे। अभी लड़ाई में ईरान को भी नाराज नहीं किया है, यूएसए को भी नाराज नहीं किया है, रशिया को भी नाराज नहीं किया है, यूक्रेन को भी नाराज नहीं किया है, हाँ, इजराइल के साथ भी। इजराइल से भी So, मिलके I आए, think, यूक्रेन से भी हाँ, मिलके आए। हमने बहुत नाइसली डिप्लोमेसी को बैलेंस किया है। किसी से दुश्मनी नहीं ली और किसी के साथ ज्यादा फेवरेटिज्म नहीं किया। अपना इंटरेस्ट देखा, तो बैलेंस किया इंडिया ने। एक चाइना है जिसके साथ बैलेंस होता हुआ नहीं दिख रहा है रिलेशन। नहीं, चाइना के साथ भी बैलेंस है। चाइना के साथ क्या है, हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है और सबसे बड़ा कंपेटिटर भी चाइना है। करेक्ट। तो वो तो चेंज नहीं हो सकता। अब आप समझ लो, आप कंपेटिटर भी हो और आप ट्रेड भी करते हो आपस में, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो होती हैं। जो हमारा बॉर्डर इशू है चाइना के साथ, 1962 के बाद हमारी लड़ाई नहीं हुई है। कोई छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं, डोकलाम वगैरह वो कुछ नहीं है, दे आर वेरी माइनर। तो चाइना का ये क्या है कि चाइना के जितने आसपास के देश थे सबके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट थे, उनमें उसने 80% के साथ सेटल कर लिया। मगर कुछ एक जैसे वियतनाम है, हांगकांग के साथ सेटल्ड है उसका। हांगकांग तो ले लिया ना उसने। हांगकांग की तो अभी उनके अंडर आ गया, वो लीज के ऊपर दिया था। 99 ईयर्स लीज थी ब्रिटेन के पास, अच्छा। वो खत्म हो गई। ओके मकाओ की लीज थी पोर्चुगल के साथ, वो भी वापस आ गया। ओके। सो इंडिया के साथ उनका अभी भी ये है नहीं सेटल हुआ है, क्योंकि ये एक वो होता है बार्गेनिंग टूल। थोड़ा सा इंडिया कुछ करे तो बॉर्डर के ऊपर थोड़ी सी वो पोकिंग शुरू कर हरकत दो। दिखा दो। हाँ, मैं नहीं समझता हूँ इंडिया और चाइना की लड़ाई हो सकती है, नहीं, क्योंकि इतने स्टेक है हमारा आपस में। लगा हुआ है। सो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, थोड़ी सी नोकझोंक। ट्रेड चल रही है, आप देख रहे हो सारा। चाइना को भी दिख रहा है कि इंडिया हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। पूरी तरीके से हम इनसे लड़के अपने बिजनेसमेंड को भी अफेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, वी आर बायर्स, और बहुत सारे प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल्स भी वो हमसे लेते हैं। सारे तो जा रहे हैं चाइना में सामान लेने के लिए। एंड यूएसए, इंडिया चाहता है कि इंडिया की सपोर्ट रहे यूएसए के साथ, बिकॉज उसी के थ्रू वो चाइना को डोमिनेट कर सकता है। सो यूएसए का इंटरेस्ट ये है। चाइना और इंडिया इकट्ठे हो गए थे, आपको पता है, जब उसने टैरिफ्स लगाए थे। जी जी। 50% टैरिफ, 40% टैरिफ, उस समय इंडिया एंड चाइना स्टार्टेड ट्रेडिंग मोर। ओके तो ये सब एक्चुअली डिप्लोमेसी में क्या होता है, कोई दुश्मन नहीं होते, कोई दोस्त नहीं होते, ओके। केवल इंटरेस्ट होता है। लेकिन यूएस कहता है कि मैं इंडिया को चाइना नहीं बनने दूंगा। जो कहता रहे, वो तो उसका सोच है। नोबडी वांट्स एनीबडी एल्स टू डू बेटर। तो अभी जैसे कल ही मैं प्रोग्राम में एक देख रहा था, ये जितने कंट्रीज हैं, चाइना, जापान, आप देख लो, या साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज, उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज किया है जी। और मॉडर्नाइज करते हुए अपना ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं खोया। जापानीज वो फर्स्ट इतने मॉडर्न हो गया, मगर वो वहां जाओ तो आपको जापानीज कल्चर नजर आता है। जी। सो इंडिया को मोदी तो वही कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, एंड ऑल्सो ट्राइंग टू कीप इंडियन कल्चर अलाइव, है ना। वो ये यूरोपियंस एंड अमेरिका को इतना अच्छा नहीं लग रहा टू सी दैट इंडिया सडनली इज बिकमिंग प्रोग्रेसिव। इंडियन की हमारी जो जीडीपी है, आपको पता है, 5th से 4th और अभी सून 3rd लार्जेस्ट प्रेडिक्शन आ रही है, तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑल द टाइम उन्होंने रूल किया ना इंडिया को। जी जी। सो दैट इज अ वे, बट आई थिंक हमारी डिप्लोमेसी अभी ठीक चल रही है। पाकिस्तान के साथ रिलेशन कभी स्टेबल होगा? स्टेबल मुश्किल है, क्योंकि हिस्टोरिक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, उसमें बंटवारा हुआ ऑन रिलीजन, ठीक है। एंड जब बंटवारा हुआ ऑन रिलीजन, तो उनके जो वुंड्स बने, क्योंकि वहाँ इतने हिंदूज को मारा गया, यहाँ से जो मुस्लिम जा रहे थे उनको मारा गया। एक तो वो कल्चरल प्रॉब्लम रहेगी। सेकेंडली वो
यू नो जम्मू वो ये कश्मीर का भी डिस्प्यूट है। नहीं, वो ये समझते हैं कि हमने इंडिया के ऊपर रूल किया है, अच्छा, वो अपने लोगों को ऐसा पढ़ाते हैं। वैसे पढ़ाते हैं क्योंकि जो मुगल आए थे, ऑल द मुगल्स आर नॉट पाकिस्तानीज। हाँ हाँ हाँ, मुगल तो कुछ और ही एंटिटी है ना, करेक्ट। मंगोलियन एंड अजरबैजान से लेके, मगर क्योंकि वो मुस्लिम हैं हाँ, तो वो कहते हैं कि हमने तो रूल किया हिंदुओं पे। इतने बड़े एरिया पे रूल किया और फिर हम छोटे ही रह गए, जैसे यूके है। हाँ, तो ऐसा जैसे दिखाते अभी हैं। आपने मुनीर का सुना था उसमें में जी। कि हिंदूज एंड इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर टू डिफरेंट पीपल, दे कैन नॉट बी टुगेदर। सिंदूर से पहले, ऑफ सिंदूर से पहले उसने ये स्टेटमेंट बनाई थी पब्लिक में, एक टॉक में। तो ये जो उनका अंदर दूसरा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तीन ही चीज़ें, अमेरिका जो सपोर्ट देता है, अल्लाह जो उनको देखभाल करता है, और आर्मी। तीन ये है, कोई डेमोक्रेसी का कोई कुछ power नहीं है। हाँ, और आर्मी तब तक सरवाइव करेगी जब तक इंडिया दुश्मन है। अगर दुश्मनी खत्म हो गया हाँ, तो आर्मी क्यों चाहिए? करेक्ट। आर्मी का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, तो वो खत्म नहीं होने दे रहे हैं। इसीलिए टेररिज्म, कभी पहलगाम अटैक करा दिया, कभी कोई पठानकोट में करा दिया, कभी पार्लियामेंट में करा दिया। दिस इज टू कीप अलाइव अपनी रेलेवेंस। Why do you need us? हाँ, पाकिस्तानी आर्मी की रेलेवेंस। हाँ, जैसे ये प्रॉब्लम होती है वहां सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि हाँ भाई हम हम इकट्ठे लड़ेंगे। हैं, हम लड़ेंगे, हम खत्म कर देंगे। तो ये सब पॉलिटिक्स है। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हमारा थियोरेटिकली हो सकता है, बट प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स करके ये प्रॉब्लम आएगी। पीपल टू पीपल में प्रॉब्लम नहीं है। Okay. उनके लोग, हमारे लोग, दे आर सेम। एंड यहाँ पे भी मुस्लिम्स उधर से ज्यादा हैं, Correct. जिनके साथ हम रह रहे हैं आराम से। राइट। बट उनको जो वहाँ पे एक्साइटमेंट की जाती है ये सब करके, उससे ये प्रॉब्लम आती है। अभी हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हमने देखा यूथ प्रोटेस्ट कितने हुए। इस प्रकार का जिंजी आंदोलन हुआ कि उन्होंने पूरी सरकार बदल दी, तख्त पलट दिया। अभी इंडिया में भी रोजगार को लेकर यूथ में बहुत ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली सीजेआई ने जो स्टेटमेंट दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्द यूज़ किए यूथ के लिए। उनका कहना है हालांकि कि किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था, मीडिया ने इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया, लेकिन अल्टीमेटली ये बहुत गुस्सा का माहौल बनाया यूथ में। और अभी इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, और रातों रात मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो क्या ये संकेत है एक प्रकार का कि हमारे जो यूथ है उनको एक पिंच किया गया है और उनके दर्द को जगाने की कोशिश की गई है? और क्या ऐसा प्रोटेस्ट इंडिया में देखने को मिल सकता है? देखो, मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर कुछ कहा है तो ऑब्वियसली इस मकसद से नहीं कहा होगा। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला और उसको तोड़ मोड़ के डाल दिया। तो ये ऑफ कोर्स एक्साइट कर रहा है लोगों को, और यूथ को तो कुछ चाहिए एजिटेट करने के लिए। अगर वो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं तो ये उनको कुछ डायरेक्शन देता है, भी चलो हम, हो सकता है हमारा कोई फ़ायदा हो जाए कि अगर हम प्रोटेस्ट करें तो मे बी कुछ जॉब्स निकल आएँ या कुछ भी। दो आई डोंट थिंक ये कोई तरीका है, बट दैट्स हाउ पीपल वर्क। जो नेपाल में हुआ उसके रीजंस अगर आप देखो तो बहुत ही डिफरेंट थे। सबसे पहले तो मोनार्की थी, वहाँ पे किंग था। उनको ये मालूम, उनको ये नहीं अच्छा पसंद चाहिए, उनको चाहिए थी डेमोक्रेसी। जी, ठीक है, तो वन वाज दैट। सेकेंडली, क्योंकि किंग था तो नेपोटिज्म चल गया था। मिनिस्टर्स अपने ही बच्चों को अच्छे जॉब्स दे रहे हैं, अच्छी अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं, वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड टूर्स, अब्रॉड। तो ये नेपोटिज्म वाला एक हुआ। फिर क्या था, करप्शन। पैसा जो आ रहा था वो नहीं जा रहा था नीचे, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रही थी, तो करप्शन हो गई। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सब अगर आप लो मिक्स करके, तो उससे, एंड छोटी कंट्री है, ठीक है, बहुत आसान है। इट्स नॉट इवन साइज ऑफ अ स्टेट, हमारा इंडियन स्टेट। आप आराम से उनको ना, उनका माइंड को आप ऐसे चेंज कर सकते हो और उनको एजिटेट कर सकते हो, और कर दिया लोगों ने। अगर इंडिया में लो आप, तो ना हमारे पास मोनार्की है, हमारी डेमोक्रेसी है। अभी आप देखो बिहार, अपने बंगाल में हुए इलेक्शंस, एंड रिकॉर्ड टर्नआउट 90% से ज़्यादा। सो इट्स अ डेमोक्रेसी। सो पीपल को पता है कि माई वॉइस इज बीइंग हर्ड। कोई नेपोटिज्म नहीं है। नेपोटिज्म होगा कुछ एक लोग, मगर इतनी लार्ज कंट्री है उसमें लोगों को इतना असर नहीं पड़ता। मान लो छोटे से स्टेट में सारी अपॉइंटमेंट ही मिनिस्टर्स ले गए, उनके बच्चे ले गए, सब कुछ हो इनको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली होगा ऐसे।
मगर हमारी कंट्री का साइज़ इतना है, एंड हमारे कंट्री में नेपाल के कंपैरिजन में आप डेवलपमेंट जब देखते हो, हमारे पास जो हाईवेज बन रहे हैं, आप देखो अभी लोगों के पास जिनके पास पहले साइकिल थे वो सब ऑलमोस्ट अभी कारों में आ गए हैं, है ना। और जिनके पास छोटी कारें थी, सबने बड़ी बड़ी कारें ले रखी है। मैं सड़क पे देखता हूँ सबके पास SUVs हैं। सो देयर इज डेवलपमेंट इज हैपनिंग, लोगों के पास पैसा आ रहा है। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट सबको नहीं मिल सकती, विच इज़ नॉट ओके, मिलनी चाहिए, बट उसमें टाइम लगता है। एंड वहाँ पे है गवर्नमेंट का थोड़ा वो कि जितनी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। सर इनएफिशिएंट मिनिस्ट्री भी तो देखने को मिल रही है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जो मिनिस्टर्स ऊपर बैठे हैं, मेनी मिनिस्टर्स आर नॉट दैट यू नो वर्दी ऑफ दैट सीट, ऐसा भी देखने को मिल रहा है उनके स्टेटमेंट्स को देखकर, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड। सबसे बड़ी क्वेश्चन का बात अभी ये यूथ में चल रहा है कि हमारी तो नीट पेपर लीक हो जा रही है, डॉक्टर हम बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर क्या जिसने ग्रेजुएशन भी नहीं किया होगा उसको कोई भी मिनिस्ट्री दे दी जाती, किसी को हेल्थ मिनिस्टर, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, तो वो वर्दी नहीं उस सीट के लिए उनको बैठाया जा रहा। तो ये एक गुस्से का कारण है कि मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर, आप कैसे बैठे हो वहाँ पे? सो क्या है कि उसको किसने बिठाया वहाँ पे? आपने बिठाया। जितने ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने वोट देके बिठाया उसको वहाँ पे, अनएजुकेटेड को। दैट्स राइट सर। तो क्यों बिठा रहे हो आप? आपने आप जब वोट देते हो आप क्यों नहीं देख रहे हो कि ये अनएजुकेटेड है, इसको वोट नहीं देनी हमने? सारे तो नहीं अनएजुकेटेड हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे, मगर हम वो नहीं देखते। सो अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है दैट यू डोंट नीड अ क्वालिफिकेशन टू बिकम लीडर, तो आप उसको या तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो, मगर नहीं जब तक चेंज हुई है तो अपने मताधिकार का सही उपयोग करो, अपने मत का, ताकि आप राइट पर्सन को ही जिताओ। बिल्कुल। सो आई डोंट थिंक इसमें आप मिनिस्टर को आप फॉल्टी कर सकते हैं। सर जैसे अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर बड़े कैंपेनिंग और इंटरनेट पे मीम्स बन रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया और उसके ऊपर बोल रही है कैसे स्वास्थ्य मंत्री बनाया। तो फिर जब प्रशांत किशोर ने कॉन्टेस्ट किया और एक बढ़िया साइंस कॉलेज के डीन को उतारा, मैथमेटिशियन केसी शर्मा को उतारा, उनको आपने खुद हरा दिया, फिर बाद में आप कैसे बोलने के हकदार? बिल्कुल, क्योंकि हमारी वोटिंग पैटर्न गलत है। हम वोट करते हैं रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, दोस्ती के आधार पे, पैसों के आधार पे। तो अगर हम ऐसा करेंगे देन वी कांट क्रिप। तो हम क्या कहते हैं, ये तो वहां कर दिया और फिर हमने उसी को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने के बजाय 5 साल उस इलेक्शन का वेट करो और उनको बदल दो। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रोटेस्ट मत करो, प्रोटेस्ट इज योर राइट, क्योंकि प्रोटेस्ट आप जब करते हो तो आपकी प्रॉब्लम हाईलाइट होती है और उन पे एक प्रेशर बनता है कि उस पे प्रेशर बनेगा, करना है, अटेंशन आएगी तो कुछ काम होगा उसके ऊपर। वो एक चीज है, बट दैट प्रोटेस्ट शुड नॉट बी वायलेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रोटेस्ट इज डिफरेंट एंड वायलेंस इज डिफरेंट। तो इसमें फर्क है दोनों में। प्रोटेस्ट इज गुड। सेकेंडली, यूज योर फ्रेंचाइज प्रॉपर्ली। आप जब वोट देते हो सोच समझ के दो ना, इस दूसरे आधारों पे मत दो वोट, ठीक है। एंड अगर आप फिर भी आपको नहीं मिल रहा है कुछ, देन यू नीड टू टेक अप अ केस एंड प्रोटेस्ट के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिस्टर बनने के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगी तो यस, मगर उसके पहले आपको प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज तो ये सत्ताधारी करेंगे नहीं ना सर, क्योंकि आधी पार्लियामेंट खाली हो जाएगी। नहीं, प्रोटेस्ट अगर होगी और प्रोटेस्ट आपकी उस लेवल पे होगी तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप नेपाल में गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना तो छोटी बात है ना। जी। सो इसमें मगर क्या है, लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि आप इलेक्ट किए गए हो, आपकी क्वालिफिकेशन के लिए इलेक्ट हो, आपकी पर्सनैलिटी के लिए हुए हो, आपकी काबिलियत के लिए हुए हो, सोच के लिए या जिसके लिए भी हुए हो, मगर आपको इलेक्ट किया गया ना। तो एक बार आप इलेक्ट हो गए फिर उसको कंटेस्ट मत करो। आप पहले आप देखो किसको इलेक्ट करते हैं। दैट इज डेमोक्रेसी। एमएलए को इलेक्ट करते हैं, एमएलसी को हम इलेक्ट नहीं कर पाते, तो अगेन उनके पास पावर है, किसी को भी बिना चुनाव लड़े एमएलसी बना देना। तो बिना इलेक्ट किए हुए लोग बन रहे, इसलिए गुस्सा है लोगों में। नहीं, बट कितने ऐसे लोग जो आप कह रहे हो एमएलसी, अभी आप देखो जितने हमारे टॉप मिनिस्टर्स हैं, ऑल आर टेक्नोक्रेट्स, है ना। वो पॉलिटिशियन नहीं है, सब अपने काम में माहिर हैं और इतना अच्छा काम सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, है ना।
आफ्टर ऑल फाइनली पॉलिसी तो वहीं बनती है सारी। जी जी जी। तो सारे बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को देख लो, अपने जो पेट्रोलियम मिनिस्टर को देख लो, सीतारमैया है, बाकी कई हैं। आई मीन देयर सो मेनी ऑफ देम। हाँ, टॉप 10 लीडर्स को अगर हम देखें बिल्कुल, मिनिस्टर बिल्कुल। कैबिनेट के, हाँ। तो दे आर क्वालिफाइड, दे ऑल क्वालिफाइड, कैपेबल। या अच्छा, मोदी में भी व्हाटएवर ही इज, बट आई थिंक He is ही visionary. इज वेरी बिग विजनरी। इतना ऐसा हमारे पास लीडर पहले हुआ ही नहीं कभी। हुआ ही नहीं। कितना पॉपुलर हो गया वो, वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। करेक्ट करेक्ट। सो यू कांट से कि अनपढ़ नहीं बन सकता। उसकी क्वालिटीज को देख के आप इलेक्ट करो। हाँ, कई लोग एजुकेशन से पढ़ते हैं, कई लोग एक्सपीरियंस से पढ़ते हैं, सीखते हैं। बिल्कुल। तो क्वालिफिकेशन सिर्फ एजुकेशनल ग्राउंड पे नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, काम से तो देखा जा सकता है। एंड ऑल्सो मिनिस्टर क्या होता है, मिनिस्टर के जितने काम होते हैं वो एडवाइजर्स होते हैं उसके पास। ब्यूरोक्रेट्स होंगे, टेक्नोक्रेट्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे। गडकरी को देखो, वो कौन सा कोई रोड बनाने में माहिर है, बट उसने कितनी रोड्स बनाई और अभी वो बिल्कुल एक्सपर्ट बना हुआ है ना। यू हियर हिज टॉक्स, वो तो बड़ा इंस्पायर करता है लोगों को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इट्स लाइक दैट। अभी कुछ महीने पहले 1 ईयर हो गया अभी तो इस बात को। 1 साल पहले पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद हमने ऑप सिंदूर किया। तो इस तरीके के काउंटर टेरर अटैक्स को हैंडल करने के लिए जो ऑपरेशंस इंडियन आर्मी करती है, तो उसमें या इंडियन डिफेंस सेक्टर करते हैं, तो उसमें डिप्लोमेटिक कंसिक्वेंसेस कितना देखा जाता है बिफोर टेकिंग एनी एक्शन? सो जो चीज़ हमारे कंट्री के अंदर हो रही है, जैसे पहलगाम का अटैक हुआ, या फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट का अटैक हुआ था, या एक पठानकोट में अटैक हुआ था एयरफील्ड के ऊपर। जी जी जी। जितने इंटरनल अटैक हो रहे हैं उसमें डिप्लोमेसी का कोई इतना रोल नहीं है, क्योंकि ये हमारे अंदर आके किसी ने कुछ टेररिज्म अटैक किया है एंड हमारी फोर्सेस इमीडिएटली एक्शन लेती है उनको ढूंढने के लिए। एंड इन 99% केसेस वो बाद में मिल भी जाते हैं। हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे। और पहलगाम के जो लोग इन्वॉल्व थे वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं। मगर जब पहलगाम करके फिर डिसीजन लिया गया कि ये पाकिस्तान का ही उन्होंने स्पॉन्सर किया था इस पूरे को, और पाकिस्तान के ऊपर अभी कुछ हमको एक्शन लेना है, उनके जहाँ टेररिस्ट कैंप हैं, जहाँ टेररिस्ट की ट्रेनिंग हो रही है, वो लोग रहते हैं, उनको अटैक करना है, तो ऑप सिंदूर किया हमने। ऑप सिंदूर करने से पहले डिप्लोमेसी ज़रूरी है, और की होगी इंडिया ने, और की भी थी, जिसमें आपको वर्ल्ड ओपिनियन को ऐसे बनाना है कि इंडिया जो अभी करे वो जस्टिफाइड है। क्योंकि जब भी कोई लड़ाई होती है तो हम देखते हैं कि इसका जस्ट कॉज है या इनजस्ट कॉज है। अगर मैं आपसे लड़ूं और मेरा रीजन जस्ट है तो लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, और अगर मैं आपसे आके लड़ूं और मेरा कोई रीजन ही नहीं है तो लोग मेरे को ही गलत ठहराएंगे। सेम वे इन डिप्लोमेसी। तो आपको जो ग्लोबल परसेप्शन है जिसमें लोग मैटर करते हैं, आपको वो परसेप्शन बिल्डअप करनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ, इतने लोग मर गए, ये टेररिस्ट हमने जो इक्विपमेंट मिला है ये पाकिस्तान से, हमने पहले भी उनको वार्निंग दी थी, उनको पहले भी हमने टॉक्स किया था, सब फेल हो गया, अभी हमें वो एक्शन करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, है ना। तो ये सब परसेप्शन डिप्लोमेसी में आपको, यानी दूसरी कंट्रीज इस तरीके से इसको ना ले कि एक वीक कंट्री को ये दादागिरी कर रहे हैं और अपना जो मन वो अटैक कर रहे हैं, तो वीक को सपोर्ट करने आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो गलत है अब यहाँ वीक और स्ट्रांग नहीं देखा जा रहा है, गलत और सही देखा जा रहा है। करेक्ट। तो ये परसेप्शन क्रिएट करना जरूरी होता है। ये सारा डिप्लोमेसी से ही होता है। तो आपने देखा होगा हमारे मिनिस्टर्स गए थे, विजिट किया, ब्रीफिंग की उन्होंने जाके दूसरी कंट्रीज में, उनके हेड्स को, रशिया में गए थे, यूएसए में गए थे, चाहे कहीं प्राइम मिनिस्टर गए हों, बाकी फॉरेन मिनिस्टर गए हों, बाकी जो वहाँ के एम्बेसडर्स हैं वो ब्रीफ करते हैं, या मीडिया कॉन्फ्रेंस। हाँ, ताकि लोगों को पता चले हो क्या रहे। और फिर मगर उसमें ये नहीं बताते कि हम क्या करने वाले हैं, वो केवल बिल्ड कर रहे हैं परसेप्शन कि ऐसा हो रहा है, हमको तंग कर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। हर एक्शन के बाद डेली बेसिस पे वो मीडिया कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रहा था। वो एक्शन के बाद, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ताकि लोगों को पता ना चले कि कुछ होने वाला है। नहीं तो आपकी जितनी कार्रवाई है उसमें अगर सरप्राइज नहीं होगा ना जी, तो उसमें फिर एनिमी तैयार हो जाता है। तैयार हो गया। तो आपने केवल बिल्डअप किया, फिर अपने मौके के ऊपर आपने स्ट्राइक किया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 9 जगह पे एक ही रात में स्ट्राइक हुए, और इंडिया ने बहुत क्लियरली बोला कि हम केवल टेररिस्ट कैंप्स को स्ट्राइक कर रहे हैं, ना आर्मी को स्ट्राइक कर रहे हैं पाकिस्तान की, ना सिविल एरिया को स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इंडिया क्या बता रहा था वर्ल्ड को कि ये जिन्होंने हमारे ऊपर ये की थी दहशतगर्दी, हम उन्हीं के कैंप्स को हिट कर रहे हैं, हमको लड़ाई नहीं करनी। जो रावलपिंडी एयरपोर्ट का जो रनवे उड़ाया वो भी नहीं, वो बाद में हुआ। ना, वो तो बाद में हुआ था, पहली रात की बात कर रहा हूँ। पहली रात को 9 टेररिस्ट कैंप हिट हुए।
इंडिया ने कहा हमने किसी और को नहीं मारा है, हमने केवल उनको मारा है जिन्होंने हमारे इधर टेररिज्म किया। जब पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व हुई तब फिर वो हाँ, फिर रिटेलिएशन हुआ। पाकिस्तान क्या करेगा अभी? रिटेलिएशन तो करेगा। उनको भी तो अपनी शक्ल दिखानी है ना अपने लोगों को। तो हमारे यहाँ टेररिस्ट कैंप तो है नहीं, जी जी जी। तो वो किसको हिट करेगा? वो इंडियन आर्मी को हिट करेगा। पठानकोट में तो इतना उन्होंने किया। हिट किया आर्मी को। फिर जब इंडिया गया दोबारा, तब उन्होंने आर्मी के और एयरफोर्स के जगह मारा, पर उन्होंने ये एयरफील्ड, ये वाली बेस, ये वाली बेस, तो ऐसे कर, इसको बोलते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स। ओके। पहले हमने टेररिस्ट मारा, उन्होंने फिर हमारे अटैक किया, फिर हमने और बड़े टारगेट मारे। जी। अगर ये रुकता नहीं जी जी। तो ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। और फिर बड़े ग्राउंड मिसाइल्स आएंगे फिर ग्राउंड फोर्सेस भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही, इसमें सब डिप्लोमेसी इन्वॉल्व होती है, ताकि लोग आपको ब्लेम ना करें कि इंडिया ने अननेसेसरली ना अग्रेशन किया है, गलत काम किया है, लोग मार दिए पाकिस्तान के बिना रीजन के। तो इसमें डिप्लोमेसी। तो क्या आपको लगता है कि किसी सिचुएशन में ऐसे वॉर जब होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है? वेल, हमें जो हम सिनेरियो, जैसे मैंने बोला था, हमारे प्लान्स बने रहते हैं। तो हमारे प्लान्स में तो ये सिनेरियो है कि एक फ्रंट के ऊपर हम चाइना से लड़ रहे हैं, दूसरे फ्रंट के ऊपर हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं सेम टाइम, और तीसरा जो अंदर टेररिस्ट हैं जी, वो भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। जी सर। तो उसको बोलते हैं हम 2.5 फ्रंट्स। ओह, पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पे हो गया, नॉर्दर्न फ्रंट पे चाइना से लड़ाई चल रही है, तो हमारी आर्मी साइमल्टेनियसली 3 जगह लड़ रही है, इधर इधर अंदर भी। उसकी हम तैयारी करते हैं, उसकी हम कैपेबिलिटी भी बिल्ड करते हैं, उसके प्लान्स भी बनाते हैं। अब वैसे करेगा या नहीं करेगा इज $1 मिलियन क्वेश्चन, कोई नहीं बोल सकता। मगर मैं तो समझता हूं, जैसे अभी ईरान की लड़ाई में चाइना, रशिया उनको सप्लाईज दे रहे हैं, एमिनेशन दे रहे हैं, तो अभी ऑप सिंधूर में भी पाकिस्तान को चाइनीज मिसाइल्स मिली थी, चाइनीज प्लेन्स इस्तेमाल किए उन्होंने, वो वाली सपोर्ट, हाँ, वो वाली सपोर्ट तो मिलेगी। चाइनीज ट्रुप्स नहीं आएंगे लड़ने के लिए, मगर टेक्नोलॉजी बेचेंगे, वो बोलेंगे आई एम सेलिंग देम। बिल्कुल, मैं सपोर्ट फ्री में नहीं कर रहा। वो तो बाइंग फ्रॉम अस, वेदर यू आर बाइंग फॉर मनी और यू आर बाइंग फॉर फेवर और यू आर बाइंग फॉर कोई और उनसे काम निकालने के लिए, मगर ये सपोर्ट आएगी। ये करते हैं क्योंकि उनका बिजनेस में इन्वेस्टेड है, हाईवेज वगैरह बना रहे हैं, करेक्ट, कराची से पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए। करेक्ट। ओके, अभी बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, अभी आपने 41 ईयर्स की सर्विस की देश में, तो आपने कई सरकारों के लीडरशिप के अंदर काम किया है, राइट? कितना बदलाव आप देखते हैं? क्या पहले आर्मी को, इंडियन आर्मी को इतना फ्री हैंड मिलता था, इक्वली मिलता था, या अब ज़्यादा फ्री हैंड मिल रहा है? से जो फ्री हैंड है, कई बार आर्मी कहते थे हमारे हाथ बंधे हुए। अभी धुरंधर 2 मूवी देख रहे थे, उसमें बोला गया कि अब सरकार बदल गई है, हवा बदल रही है, अब हमें डिसीजन लेने का अधिकार दिए गए। देखो, धुरंधर तो फर्स्टली इंडिया की मूवी नहीं है, वो तो पाकिस्तान में एक्शन हुआ है पूरा। लेकिन डायलॉग जो बोले गए हैं, डायलॉग उन्होंने ये बोले, रॉ ऑफिसर्स जो कह रहे हैं कि भाई हमारे नेता सपोर्ट कर रहे हैं, दैट गो टेक एक्शन, डोंट वरी अबाउट इट। सो ये सही भी है, क्योंकि आपने देखा होगा 26/11 हुआ था जी, जब बॉम्बे में अजमल कसाब और ये सब आए थे। उसके बाद इंडिया ने कोई एक्शन किया पाकिस्तान के अगेंस्ट? वैसा कुछ नहीं, जीरो। वैसा एग्जांपल। और एयरफोर्स चीफ ने उस समय जो थे जी, वो आए थे ऑन एयर और बोला था कि मैंने गवर्नमेंट को बोला था कि माय प्लेन्स विल गो एंड अटैक टेररिस्ट कैंप्स, और गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। सो गवर्नमेंट की जो विल होती है, उसी से आगे हमारे फोर्सेस काम करते हैं। कल को जैसे पहलगाम हुआ था और हमारी गवर्नमेंट कहती कुछ मत करो, कोई बात नहीं, तो आर्मी नहीं जाती, ऑप सिंदूर नहीं होता। तो सारी विल पावर जो है, या विल टू डू एनीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। आर्मी का तो ये काम है, हम तो हमेशा तैयारी करके बैठे रहते हैं कि ये अटैक होगा तो ऐसे करेंगे, यहाँ अटैक करेंगे, नेवी है, IFOS है, आर्मी है, ये हमारा प्रोफेशन है, हमारा काम है ये। मगर हमको ऑर्डर करने के लिए तो गवर्नमेंट देगी ना। वी आर नॉट पाकिस्तान के, आर्मी विल टेक ओवर। सो अगर गवर्नमेंट ऑप सिंदूर हुआ है तो गवर्नमेंट के विल से हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ द आर्मी विल। आर्मी विल तो हमेशा होती है, ठीक है। सो यस, चेंज हुआ है। आपको लगता है मोदी गवर्नमेंट ज्यादा इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रही है रेदर देन? नो, आई विल नॉट कॉल इट सपोर्ट, आई विल से कि मोदी गवर्नमेंट में ज्यादा दम है टू टेक अ हार्ड डिसीजन। ओके, जैसे 26/11 हुआ, इंडिया ने अटैक नहीं किया कि भाई उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम अटैक कर दें, हमारे पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे, तो मतलब हम डर गए। डर गए। अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब था, येट हमने सिंदूर किया जी।
तो क्यों किया? क्योंकि हमारा माइंड सेट स्ट्रांग था। ओके। हमने कहा नहीं, विल टेक अ चांस, हम मारेंगे। इंडियन आर्मी ये समझती है कि न्यूक्लियर अटैक और नॉर्मल वॉर के बीच इनमें स्पेस है, कि ये नहीं है कि कुछ करो तो सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब। क्योंकि हम भी, हमारे पास भी हमारे nuclear, भी है, हम भी हाँ। मार देंगे, वो पूरा गायब हो तो जाएगा। ये माइंड गेम है ना सारी। वर्ल्ड नक्शे से गायब हो जाएगा, जितना बड़ा वो कंट्री है। करेक्ट। तो ये माइंड गेम है। हाँ। तो ये माइंड जिसका स्ट्रांग होगा, जैसे आप कहते हो कि ये माइंड इसका बंदा ये ज्यादा गैम्बल करता है, ये गैम्बल लेके जीत जाता है। अब गैम्बल नहीं करोगे तो जीतोगे भी नहीं। करेक्ट। Nothing venture, nothing win. करेक्ट। सेम वे, सो दैट इज द विच दे टॉक अबाउट विल पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में एक डिसीजन लेने की क्षमता और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जब क्षमता है, जैसे इजराइल, उन्होंने अटैक कर दिया, जॉर्डन को भी कर दिया, ईरान को भी कर दिया, हमास कर दिया, हिजबुल्लाह कर दिया, जो मिला उन्होंने कर दिया। तो ये कहाँ से आया? छोटा सा देश, हाँ। इतना विल तो पावर, विल पावर कहाँ से आई? गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट, लोगों से, है ना? तो दैट इज व्हाट। लोगों का कॉन्फिडेंस भी कितना है गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस खुद क्रिएट करती है। करेक्ट। मतलब इंडिया जो न्यूक्लियर पावर और नियर बाई कंट्रीज हैं, उनसे इंडिया को कोई थ्रेट इसलिए नहीं महसूस होता क्योंकि वो ये देखती है कि आप एंड मोमेंट पे चलाओगे। उस सिचुएशन के बीच में जो अभी ड्रोन और ये एयरक्राफ्ट से वॉर हो रहे हैं, हम इसी लेवल पे निपटा देंगे। नहीं, देखो ऐसी बात है कि ये न्यूक्लियर के तो कहने का, थ्रेट कहना तो बहुत आसान है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब मार दूंगा, जी, मगर आपको मारने देगा कोई? जैसे पाकिस्तान है, उसके जितने न्यूक्लियर एसेट्स है ना, वो अमेरिका मॉनिटर करता है। कल को पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर मार दे, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि लोकलाइज नहीं हो सकती कि इंडिया के बस इतने से एरिया में होगा ना। इसकी जो एस्केलेशन है, उसने इंडिया पे मारा, इंडिया ने उसके ऊपर मारा, उसने फिर फायर किए, हमने किए, आसपास के जितने एशिया और यूरोप के इलाके नजदीक आते हैं, वो सब इफेक्ट होंगे, है ना? ओके। तो ये ऐसे आपको कोई करने नहीं देगा, लाखों लाख लोग मर जाएंगे। सो दीज किसी एक असेट्स, पर्सन के अंदर ये डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी No. हो ही नहीं सकती को न्यूक्लियर बटन के ऊपर बैठा हुआ बटन है। के ऊपर प्रेस करने की हिम्मत रखे। ना, तो ये सारा केवल बार्गेनिंग के लिए होता है कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर आप डर गए तो डर गए, और ना डरे तो सिंदूर कर दिया। तो ये डिफरेंस होता है। अच्छा, जैसे एयर डिफेंस में जैसे SU-400 है, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब को नहीं हवा में मार सकता, बचा नहीं सकता, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है, प्रोवाइडेड वो डिटेक्ट हो जाए। क्या होता है, ये कुछ फुल प्रूफ नहीं होता। जो भी आप डिटेक्शन करते हो, मान लो जैसे अभी आपने देखा है इजराइल के ऊपर एक आयरन डोम बना रखा है उन्होंने, जी, ये एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही है। जो मिसाइल आती है वो डिटेक्ट होती है रडार से, और यहाँ से एक मिसाइल फायर होती है, उसको हवा में उड़ा देती है। ठीक है, और ये सक्सेसफुल है। मगर जब आप हजारों हजार मिसाइल आ रही है, उसकी कैपेसिटी से उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, तो 10 मिसाइलें भी अंदर आएंगी। तो वो 10 मिसाइल अगर नॉर्मल हैं तो डैमेज कम है, मगर उनमें से एक न्यूक्लियर मिसाइल है तो डैमेज इज फैंटास्टिक, है ना? तो एनिमी को पता है कि आपके डिफेंस में कितना कैपेसिटी है, उससे ज्यादा करके ही फिर वो अटैक करना हाँ, चाहेंगे। जिसको करते हैं ना, सिस्टम को ओवरलोड कर दिया आपने। जी, हर सिस्टम की एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी उससे अगर आप ज्यादा करोगे तो कुछ निकल जाएंगे अंदर। सेम फिलॉसफी है। तो आपको लगता है इंडिया ने अपने सारे मेजर की सिटीज के ऊपर एयर डिफेंस लगाया हुआ है? नहीं, वो तो लगाया हुआ है, वो तो शुरू से लगाया हुआ है। शुरू से लगाया हुआ मगर इस बार जो मैं भी काफी सरप्राइज हुआ, हाँ पाकिस्तान का कुछ भी यहाँ पे इफेक्टिव अटैक नहीं आया। हाँ। आपको याद होगा जब सेकेंड बार इंडिया ने जाके अटैक किया था, तो हमें खबर मिली थी कि हरियाणा उन्होंने में एक मिसाइल गिरा था, एक हरियाणा में ये अपना सीकर के हिसार- पास हिसार है ना, के और एक और 2 मिसाइल उन्होंने फायर की, हफ्त 1 एंड हफ्त 2 ऐसे कुछ था वो। तो दोनों हवा में उड़े थे, नहीं तो वो दिल्ली के लिए मारे थे उन्होंने। दिल्ली के लिए मारे थे ना। आई थिंक हमारे जो फोर्सेस है बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने एयर डिफेंस में। उन्होंने कुछ नहीं आने दिया पाकिस्तान से हमारी साइड। मगर ये हम श्योरिटी से नहीं, कोई गारंटी नहीं होती। जैसे मैंने कहा, आप सिस्टम को ओवरलोड करोगे तो कुछ ना कुछ ओवर निकलेगा। कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। बिल्कुल। राइट सर। अभी हमने जब ऑप सिंदूर के बाद देखा था कि हमारे यहाँ ड्रोन अटैक्स बहुत हो रहे थे, और बहुत नाक में दम कर दिया था एक प्रकार से, क्योंकि इसके लिए एयर डिफेंस भी वर्क नहीं करता है और मैनुअली उसको शूट करके गिराया जा रहा था। पठानकोट के ऊपर, कैंप के ऊपर वो दिन में रेकी करते थे और रात में वो उसको लैटलॉन्ग पे गिराने की प्लानिंग कर रहे थे। तो ये अभी रोबोट्स का बहुत चर्चा में है। इंटरनेट में हम देखते रहते हैं चाइना के रोबोट्स कुंग फू कर रहे हैं।
गन लेकर कहीं भी किसी टेरेन पे जा रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि फ्यूचर वॉर्स जो होने वाले हैं वो फिजिकल एक्टिविटी से कम, मतलब ह्यूमंस, आर्मी, सोल्जर्स कम जाएंगे बॉर्डर पे और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज़्यादा होने वाला है? सी टेक्नोलॉजी तो केवल ह्यूमंस को असिस्ट करने के लिए होती है। सो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली ज़्यादा हो रही है और होगी भी, मगर ह्यूमंस विल नॉट बिकम रिडंडेंट। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इजराइल एंड ईरान जी, इनका डिफरेंस 1900 किलोमीटर का है। 1900? इनका बॉर्डर नहीं है कॉमन, जी जी जी। तो इनकी लड़ाई चल रही है। ऑब्वियसली आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि यहाँ से ग्राउंड के सोल्जर जाएंगे ईरान में घुस जाएंगे, जाके 1900 किलोमीटर दूर है, है ना? करेक्ट। तो ऑब्वियसली इनकी लड़ाई केवल मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट से ही होगी, चाहे सी के ऊपर शिप्स में हो और वहां की मिसाइल से हो या ग्राउंड मिसाइल से हो। इंडिया पाकिस्तान ऑप सिंदूर, शुरू की लड़ाई हमेशा विल बी बाय एयर या मिसाइल्स, ताकि आप दुश्मन के ऊपर नुकसान करो, उनकी एयर डिफेंस को मार दो, उनके जो टैंक्स हैं उनको जितने डिस्ट्रॉय कर सकते हो विदाउट गोइंग अक्रॉस वो कर दो, आप कैजुअलिटीज कर दो, कम्युनिकेशन उनके ठप कर दो, हेडक्वार्टर्स को तोड़ दो, कमांडर्स को मार दो। उसके बाद फाइनली ग्राउंड पे लोगों को जाना पड़ेगा, नहीं तो आप कैप्चर क्या करोगे? आपने डिस्ट्रॉय कर दिया सारा कुछ, मगर आप वहां पहुंचे तो नहीं हो, आपका तो नहीं हुआ वो। सो उसके बाद ग्राउंड वॉर स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी तो कैप्चर करने वाली लड़ाई नहीं है ना, उनको मतलब तहस नहस करना है कि तुम अगली कर दिया बार अटैक तहस ना आपने? करो। नहीं, आपको क्यों? आप पाकिस्तान को अपना हिस्सा बनाना है, अपना हिस्सा बनाना है, बनाएंगे हम। फाइनली आप क्या करते हो जब लड़ाई जब में जाते हो? आपके 2-3 मकसद होते हैं। एक तो सबसे ज्यादा कैजुअलिटी करो, ठीक है। दूसरा मैक्सिमम टेरिटरी को कैप्चर करो। लेकिन वो पहले होता था, आप नहीं, territory अभी capture भी करते आप हैं बार्गेन अभी। कैसे करोगे? ओके, बाद में आपको तब छोड़ेंगे जब ये काम होगा। हाँ, आपने उनके प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ लिए, जैसे हमने 93,000 प्रिजनर पकड़े थे बांग्लादेश वाले वॉर में। मगर हमने बार्गेन नहीं किया, उनको ऐसे छोड़ दिया हमने। हमने तो हम अपने पाक जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइज का पाक पीओके हम ले वापस ले सकते सकते थे। क्या हमारे पास 93,000 है? तो जब तक आपके पास, उसके बाद शिमला समझौता कर दिया और दे दिया कुछ ना कुछ। करेक्ट। हाँ। तो जब तक आपके पास बार्गेनिंग के लिए कुछ नहीं है, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, हो गया, खत्म हो गया। अब आपकी बात क्यों मानेंगे वो? कुछ उनके पास बचा नहीं है डिस्ट्रॉय होने के लिए, तो आपकी बात खत्म हो गई। मगर अगर आपने उनका कैप्चर कर लिया, आप लाहौर पहुंच गए, जी, अब आपने बोला लाहौर तब मिलेगा हाँ। जब आप ABCD करोगे। ओके, तो बोलते ओके ठीक है, हम इनमें A भी कर देंगे, आप हमें लाहौर दे दो। ये नेगोशिएशन होता है। उसके बाद हमारे पास 50,000 प्रिजनर हैं, ये तब वापस करेंगे जब आप EFG करोगे। करेक्ट। तो ये बार्गेनिंग के लिए आपको कुछ तो चाहिए ना। उसमें ग्राउंड ट्रूप्स हैव टू कम। दे कैन बी नो वॉर विदाउट ग्राउंड ट्रूप्स। अभी ईरान के साथ अमेरिका का आपने सुना होगा, अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स उतारने को तैयार है। हाँ, तो नियर बाय बेस बनाएगा तब ना। नहीं, उसने भेज दिया ना अपने, उसमें आई country थिंक दे रहा है? 50,000 ट्रूप्स भेजे हुए हैं। ओह। ईरान में घुसे नहीं है, अच्छा, बट रेडी बैठे हैं वो। बॉर्डर पे हैं, कोई कंट्री दे रहा है उनको base कंट्रीज अपना? में हैं, शिप्स के ऊपर हैं, वो अच्छा। विसिनिटी में है। हार्मोज के आसपास में भी हाँ, अपनी नेवी क्योंकि को उतारा जब हुआ है तक उसमें ग्राउंड ट्रूप्स नहीं घुसेंगे, कंट्रोल नहीं बना सकते। बिल्कुल खत्म। आप ईरान को करते रहोगे, ईरान आपको मारता रहेगा, आप उनको मारते रहोगे, चलती रहेगी लड़ाई। नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्योंकि इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, मिसाइल्स ईरान खत्म नहीं अकेले- हो रही हैं, हाँ, है ना? हाँ, सही बात है। मिसाइल्स आई जा रही हैं। करेक्ट। तो कब अभी तक तो करोगे? मंडी खुला है मिसाइल का, मार्केट खुला है, अभी तो बिकना शुरू हुआ है। बिल्कुल। वो बेचेगा, इसके बाद तेल इतना मगर आप है। मान लो कि आपने तेहरान पे जाके कैप्चर कर लिया, तो फिर सारे लोग आपके कंट्रोल में आ गए ना, फिर वहां पे फिर मिसाइल्स, फिर लड़ाई बंद हो गई। सो एवरीथिंग हैज टू बी फॉलोड बाय ग्राउंड एक्शन। आर्मी की जरूरत तो है। लड़ाई का मोडस तरीका। चेंज हो रहा है और पहले भी ऐसी था। पहले आप किसी चीज को कैप्चर करते थे तो पहले आर्टिलरी उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करती रहती थी, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, फिर इन्फेंट्री एंड आर्मर जाते थे, उसको कैप्चर कर लेते थे। गॉट इट। अभी मिसाइल्स के साथ हो रहा है, ड्रोन्स के साथ हो रहा है। तो ये तो इज ओनली हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजी। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे टॉपिक्स पे नई जानकारी मिली आपसे, नया पर्सपेक्टिव मिला आपके एक्सपीरियंस से। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू give to the youth of nation for nation building, for lead from the front approach, nation first mindset? क्या मैसेज है आपके पास? क्या कमी देखते हैं आज के यूथ में, अगर कोई देखते हैं वो? तो मैं इसमें 2-3 पॉइंट बताऊंगा जो मैं समझता हूँ यूथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्टली, आपकी जो वोट है
वो आप बड़े डिस्क्रिशन के साथ सोच समझ के उस पर्सन को दो जिसको आप समझते हो वो आपके लिए या नेशन के लिए भला कर सके। बाद में ये प्रोटेस्ट प्रोसेस करने का कोई नहीं है। तो ये तो हो गया एज फार एज योर नेशन बिल्डिंग इज कंसर्न्ड। सेकेंडली, आप क्या नेशन के लिए कर रहे हो उसको सोचो। आप अपनी साइड से अपने लेवल के ऊपर मान लो आप स्टूडेंट हो तो आप नेशन के लिए क्या कर सकते हो? रूल्स को फॉलो करो, है ना? अपना बिहेवियर अच्छा रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ो वोड़ो नहीं कि हमने स्ट्राइक कर दी है, अभी साथ में बसें जला दी हैं, ये वो। सो बी अ गुड सिटीजन। एक अच्छा सिटीजन आप बनोगे तो आप नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है? Great. एंड थर्डली, फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए एक ऐसा सपना बनाओ जो आपके ड्रीम्स हैं। एक बिग ड्रीम होना चाहिए आपको, और आप ये मत समझो कि ड्रीम केवल ड्रीम रहना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, आप फोकस रखोगे एंड परसिवियर करोगे तो आप अपने ड्रीम को चेस भी करो। उसमें अपना माइंडसेट ऐसे बनाओ कि मैंने ये ड्रीम बनाया है, मैंने चांद पे जाना है, तो स्टार्ट करो कोशिश कैसे पहुंचना है। आप मेहनत करोगे तो आपका सपना सच होगा। क्या तो आई फील अगर आप ऐसे कुछ एक अपने लिए करो तो आप नेशन में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो और अपने पर्सनल लाइफ को भी अपग्रेड कर सकते हो। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि जल्दी हम फिर मिले और आपके जो नॉलेज बेस से कुछ और इन्फॉर्मेशन हम दुनिया तक ला सके और कंट्रीब्यूट कर सके फॉर अ बेटर कंट्री, बेटर नेशन। और आप जो कर रहे हैं वो इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर सर्विस टू इंडियन आर्मी, अभी जो आप आयरन मैन का अलग नेक्स्ट इवेंट करने वाले, उसके लिए बेस्ट विशेज है। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द राहुल रंजन शो। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू डोगरा सर। तो दोस्तों, आज की कॉन्वर्सेशन सिर्फ डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि डिसिप्लिन, रेजिलियंस, लीडरशिप और नेशन फर्स्ट थिंकिंग का एक पावरफुल मास्टर क्लास कह सकते हैं। सर ने जिस क्लैरिटी और एक्सपीरियंस के साथ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी, फ्यूचर वॉरफेयर और इंडिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग के बारे में इंसाइट शेयर किए, वो यूथ, प्रोफेशनल्स और हर इंडियन के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। आयरन मैन की जर्नी हो, इंडियन आर्मी की लीडरशिप हो या लाइफ के चैलेंजेस, सर की स्टोरी जेन्युइनली इंस्पायर करती है कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डेडिकेशन के साथ इंसान इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं राहुल रंजन सिंह और ये था द राहुल रंजन शो। जल्दी मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।